हेलो नमस्कार दोस्तों, दिशा इराज एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित को प्रारंभ करना जा रहे हैं और कक्षा 8 के गणित का जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। तो दोस्तों, आज हम मूलतः संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या क्या है, कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन संख्या हमारे दी गई हैं, क्या क्या हमें इनमें पढ़ना है। तो अब आज हम बेसिक चीज़ें जो होती है, जो बेसिक जानकारी होती है, हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे जो आज का पहला टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। सर, परिमेय संख्या से हमने पहले क्या पढ़ा है? पहले परिमेय संख्या से हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पहले हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद में हम इसी टॉपिक को रिलेट करते हुए हम कहाँ पे आ जाते हैं, हम अपने दूसरी जो होती है वो होती है अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में इनको रिलेट करते हुए हम चलेंगे किस पे और परिमेय संख्या की ओर। तो दोस्तों, जो हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, पूर्ण संख्या के बारे में आप सभी को मालूम है कि अगर कोई पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या के बारे में हम कहते हैं दोस्तों, गिनती की वह संख्या, गिनती की वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्या पूर्ण संख्या है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सर, पूर्ण संख्या तो ये ठीक है सर, गिनती वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। सर, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर हम प्राकृत संख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो गिनती की वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है दोस्तों? 1 से प्रारंभ होती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सर, कहने का मतलब क्या है आपका? सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी गिनती 0 से प्रारंभ हो रही तो पूर्ण संख्या, और कोई भी गिनती 1 से प्रारंभ हो रही तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या। सर, तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है सर? पूर्णांक संख्या रेखा पर, एक अगर संख्या रेखा को निर्धारित करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है वो सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। सर, पूर्णांक संख्या के अगर हम बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो होती क्या है पूर्णांक संख्या सर? तो देखिए ध्यान से दोस्तों, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे हम इसके बारे में देखते हैं। हमने पहले एक संख्या रेखा खींचा दोस्तों, ये हमने संख्या रेखा ले लिया, ये 0 है। उसके अलावा जो मैंने नंबर लिए दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, ये सारी जाती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हमने दूसरी तरफ जो लिया है दोस्तों, वो लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वो भी सभी किसके हैं दोस्तों? माइनस के हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये कहलाता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। क्या कहलाता है दोस्तों? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, ये कहलाता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। अब सर, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय कहलाता क्या है? सर, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय जो है ना सर, इसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? पूर्णांक संख्या। तो सर, पूर्णांक संख्या का तो समझ में आ गया सर, धनात्मक ऋणात्मक संख्या का समुच्चय। सर, अगर मैं यहां से इधर की ओर अगर मैं डिवाइड करूं, अगर मैं इधर की ओर डिवाइड करूं दोस्तों, तो ये जो है ना, ये जो अपना जो नंबर आया है दोस्तों इधर वाले, इसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे दोस्तों? इधर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। और जो हम इधर लेंगे, दूसरी तरफ जो ले रहे हैं इधर की ओर दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा? ये ऋणात्मक
पूर्णांक। और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा दोस्तों? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय जो है वो कहलाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। और सर अगर इसी में हमें पूर्ण संख्या दिखानी हो तो सर पूर्ण संख्या दिखानी तो ये लो दोस्तों, ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये हमारा पूर्ण संख्या। और सर हमें प्राकृत संख्या दिखानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो 1 से प्रारंभ हो रही है इधर वाली वो सारी संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? प्राकृत संख्या। सर तो इसको संख्याओं का समुच्चय, सर इसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। सर आपने ये बताया कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का क्या होता है? समुच्चय होता है। बिल्कुल सही है सर। सर आपने ये भी हमें बताया कि धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय जो है, एक तरफ धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक संख्या उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद में जो हमने पढ़ा है, इसके बाद हमने पढ़ा है सर अगर मैं कोई संख्या 0 से प्रारंभ कर रहा हूं तो वो पूर्ण संख्या, और कोई संख्या हम 1 से प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या कहलाती है? पूर्णांक। सॉरी 1 से प्रारंभ करें उसे क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्या। तो दोस्तों हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा अभी तक यहाँ पे। पहला हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा संख्याओं के बारे में, जैसे हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, फिर धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और फिर उसके बाद पूर्णांक, और उसके बाद हम पहुंचे कहां पर? संख्या पे। अगर हमसे पूछा जाए सर वास्तविक संख्या होती क्या है, सर गिनती की वो सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है जो वैलिड है, जो क्या है? विद्यमान है, जो प्रकृति में विद्यमान है। तो सर प्रकृति में विद्यमान है का मतलब सर अगर मैं यहां पर 5.5 लूं तो ये विद्यमान है। 5.5 का मतलब क्या होता है? 5.5/10 11/2। तो सर 11/2 तो इस पर है तो नहीं, लेकिन क्या 11/2 इसके बीच में आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है दोस्तों, आ रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन आ जाएगा? परिमेय संख्या भी आएगा। क्लियर दोस्तों? तो चलो दोस्तों हम कुछ पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक के, पूर्ण संख्या के बारे में। देखना दोस्तों, पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या के लिए अगर मैं पहले प्लस का नियम की बात करूं सर, योग का, अगर योग के नियम की बात करें तो सर देखिए सर 0 + 2 कितना हो गया? 2। और 2 + 1 कितना हो गया दोस्तों? 3। और अगर सर मैं बात करें सर 5 + 7 की तो कितने हो गए दोस्तों? 12। तो बताइए दोस्तों क्या ये संख्या सारी संख्या पूर्ण है क्या? है या नहीं है? अगर पूर्ण संख्या को कभी भी पूर्ण संख्या में जोड़ा या गुणा किया, जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या कहलाता है? वो पूर्ण संख्या ही होता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्या है? संवृत है। मतलब योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या विद्यमान है। बिल्कुल विद्यमान है सर। सर अगर मैं यहाँ पे माइनस की बात करूं, क्या बात करें सर? अगर हम माइनस की बात करें तो सर एक बात देखिए सर, मैं कह रहा हूं सर व्याकलन घटाव की बात करें सर, ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने लिखा यहां पर 5 - 2 = 3, यह एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सर। और अगर मैं यहां पे लिख दूं दोस्तों 0 - 2 तो -2, यह पूर्ण संख्या है क्या दोस्तों? यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत सम्मिलित है, योग के अंतर्गत क्या है? ये संवृत है, बट इसके अंतर्गत संवृत नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों। तो व्याकलन के किसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है दोस्तों? योग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब व्याकरण के बाद हम बात करें दोस्तों गुणा की। किसकी बात करें अपन दोस्तों? गुणा की। तो गुणा की अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, गुणा की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, ये है अपने पास में 5 × 3 15 है, 0 × 5 5 है दोस्तों, और अगर मैं कह दूं सर 2 × 4 8 है दोस्तों। तो ये सभी एक पूर्ण संख्या है। ये सभी क्या है दोस्तों? एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब किसके गुणन के अंतर्गत क्या है दोस्तों? यह संवृत है। तो ध्यान देना दोस्तों,
पूर्ण संख्या जो आया वो योग के अंतर्गत सम्मिलित आता है और दूसरा जो आता है वो गुणन के अंतर्गत सम्मिलित आता है। व्यकलन के अंदर क्या आता है, सम्मिलित नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो व्यकलन है वो सम्मिलित किसके अंतर्गत, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब हमारे पास में एक बचता है दोस्तों भाग। अगर मैं भाग की बात करूं दोस्तों, ध्यान देना, अगर हम भाग की बात करें, ठीक है सर, हम एक बार भाग की भी बात कर लेते हैं। तो भाग में हमारे पास में देखना दोस्तों, हमारे पास अगर भाग की बात करें तो ध्यान सुनना दोस्तों, मैंने कहा सर 5 डिवाइड बाय 1 5 ही आएगा, बिल्कुल है सर। सर मैंने कह दिया 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया, सही है सर। सर अगर मैं कह दूं 9 डिवाइड बाय 3 3 आ गया, बिल्कुल सही है सर। सब योग किसके अंतर्गत है, भाग किसके अंतर्गत है, किसके अंतर्गत आ रहा है अभी तक दोस्तों, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है भाग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 3 कर दूं, सर 8 में 3 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 बटे 3 लिखेंगे। क्या ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत है क्या, क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? सर पूर्ण संख्या के बारे में हमें इतनी जानकारी मिली है कि वह संख्या जो 0 1 2 3 4 5 6 संख्या होती है वो सारी पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या में 8 बटे 3 तो आता ही नहीं है, तो सर ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत तो नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाग पूर्ण संख्या के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों यहां पर, तो निष्कर्ष तो यही निकलता है दोस्तों कि भाग पूर्ण संख्या के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ये हो गया हमारे दोस्तों पूर्ण संख्याओं के बारे में, योग, व्यकलन, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो सर अगर हम प्राकृत संख्या ले लें, ये सारी सारी से पूर्ण संख्या थी सर। अगर हम यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की बात करें सर, तो प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें तो सर पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो नियम थे वही प्राकृत संख्याओं के लिए हो जाएंगे, बिल्कुल सही है सर। सर अगर हम पूर्णांक की बात कर ले, अब इसकी बात करें, हम पूर्णांक की बात करें सर, तो पूर्णांक के लिए अगर हम बात करें सर, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, पूर्णांक कहलाता है। सर पूर्णांक के लिए क्या जोड़, योग, गुणन, भाग और व्यकलन क्या ये लागू होता है कि पूर्णांक के अंतर्गत? तो सर देखते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या में, हम ध्यान देना दोस्तों, हम अब जो निकालेंगे वो दोस्तों वो निकालेंगे पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो सर गिनती की वो सभी संख्या जो संख्या रेखा को प्रदर्शित करती है पूर्णांक संख्या। अब संख्या रेखा को प्रदर्शित करने का मतलब ये दोस्तों 0 से प्लस वाली की ओर और 0 से माइनस वाली की ओर, क्लियर दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के लिए। तो जैसे सर अगर मैं योग की बात करूं, सर -3 + 4 एक सर पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये -3 पूर्णांक में और 4 पूर्णांक में अंतर्गत और एक भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है। सर अगर मैं लिखूं यहाँ पे -8 + -3, तो सर -11 ये भी एक पूर्णांक संख्या है सर, है या नहीं है सर? ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सर 6 और 4, तो 6 और 4 10, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत क्या है, संवृत्त है। पूर्णांक संख्या क्या है दोस्तों, योग के अंतर्गत क्या है दोस्तों, संवृत्त है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक चलते हैं आगे हम अपने। अगर योग संख्या पूर्णांक के अंतर्गत समृद्ध है तो हम कह सकते हैं कि यह समृद्ध है। अब बात करते हैं योग के बाद बात करते हैं दोस्तों व्याकलन की। अगर हम व्याकलन की बात करें दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर 3 में से 4 घटाऊंगा, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, तो मिलेगा क्या, -1। ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। अगर मैं कह दूं 5 - 4 1, सर ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैं कह दूं दोस्तों 0 - 3, तो -3 क्या है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब ये जितनी भी संख्या आएगी दोस्तों, अगर मैं 10 में से 4 घटाऊंगा तो 6, ये भी पूर्णांक है सर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि पूर्णांक संख्या क्या है, व्याकलन के अंतर्गत क्या है, संवृत्त है। क्लियर दोस्तों? यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुका है सभी दोस्तों को। अब हम चलते हैं अपने योग के बाद जो आता है अपने पास में, व्याकलन के बाद में जो आता है हमारा जो नेक्स्ट होता है गुना। अगर मैं गुना की बात करूं दोस्तों, तो देखो दोस्तों ध्यान से, हम गुना ले रहे हैं दोस्तों। सर मैंने कहा 0 × -3 0, सर मैंने कहा -3 × -1 1, सर मैंने कहा -4 × 5 कितना होता है दोस्तों, 20। सर मैंने ये कहा -6
इंटू -4 कितना होता है दोस्तों 24। दोस्तों ध्यान रखना, क्या ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं क्या? ये धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक, और ये कौन सा पूर्णांक, मतलब ये जितने भी हैं वो सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं हैं, और जो आंसर्स भी आ रहे हैं वो किसमें है, पूर्णांक संख्या में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि गुना जो है वो किसके अंतर्गत सम्मिलित है दोस्तों, गुना किसके अंतर्गत, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या है दोस्तों, सम्मिलित है। क्लियर दोस्तों यहां तक। अब हम आते हैं दोस्तों, हम यहां लिखेंगे कि यह सम्मिलित है। लेकिन अगर मैं भाग की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं दोस्तों, मैं भाग की, तो सर भाग में देखते हैं सर। सर अगर मैं एक में भाग दूं 3 का, दोनों पूर्णांक संख्या है सर, 1/3। सर मैं अगर 3 में भाग दूं 1 का, तो सर 3/1 3 ही होगा। सर अगर मैं 4 में भाग दूं 8 का, तो सर 4/8 कितना हो गया, 1/2। और सर अगर मैं यहीं पे 8 में भाग दूं 4 का, तो सर ये 1/2 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 2 हो जाएगा। तो सर ये पूर्णांक में नहीं है, सर ये पूर्णांक में नहीं, ये दोनों तो है, मतलब पूर्णांक की सभी संख्याओं के लिए यह लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब यह कहेंगे कि यह संवृत नहीं है। तो सर इसका मतलब ये आ गया कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये जोग, गुणन और व्यकलन के लिए समृद्ध है, लेकिन भाग के लिए समृद्ध नहीं है। क्लियर दोस्तों यहां तक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा दोस्तों, ये पढ़ा हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। अब हम बारी आती है किसकी, परिमेय संख्या की। सर तो परिमेय संख्या क्या होती है, ये जितनी भी संख्या हमें प्राप्त हुई ना दोस्तों P/Q के रूप में, इसे P और इसे Q कहते हैं, वह सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है क्या कहलाती है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो सही दोस्तों, देखो ध्यान से दोस्तों, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या निकलती दोस्तों, वह सभी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह सभी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। सर ये तो समझ में आ गया सर, ये परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, Q किसके बराबर नहीं होना तो दोस्तों, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे सभी संख्याओं की, अगर मैं बात करूं सर, तो सभी संख्या कौन कौन सी थी सर। सर एक तरफ मैं बात कर रहा हूं सर पूर्ण संख्या, एक तरफ कह रहा हूं सर मैं प्राकृत संख्या, अभी हमने इतना ही पढ़ा है दोस्तों, और एक तरफ बात कर रहा हूं सर मैं पूर्णांक संख्या। सर अगर मैं बात करूं सर पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4, सर मैं सबके नीचे अगर 1 लगा दूं, तो सर सारी संख्या P/Q के रूप में है या नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या निकल के आया दोस्तों, इसका मतलब ये निकल के आया कि वह पूर्ण जितनी भी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या है। परंतु सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, परंतु सभी परिमेय संख्या क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्राकृत संख्या। तो सर प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, सर सबको मैं 1/1 के रूप में लिख सकता हूं। तो सर जितनी भी प्राकृत संख्या वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। सर पूर्णांक की बात करें सर, -4 -3 -2 0 1 2 3, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एक इंटर कर ही देते हैं। -2 -1 0 1 2, सर सबके नीचे मैं अगर 1 का भाग दूं, सब P/Q के रूप में है
है या नहीं दोस्तों। तो मतलब ये कह सकते हैं जितने भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो सभी किसके रूप में लिखे जा सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में लिखे जा पूर्ण सॉरी परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, जितने भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या है, ये सभी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। सर परिमेय संख्या का परिभाषा होता है पी बटे क्यू। सर अब जो बच गई संख्या, जो बच गई, जो अपने पास में एक्स्ट्रा संख्या बच गई सर, जिसको हम ना तो किस पर दिखा सकते हैं दोस्तों, संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, बाकी लिख सकते हैं उसको, जैसे 5/7, 6/8, -3/4, -1/2, 5/9, ये जितनी भी संख्या है ना दोस्तों, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इन्हें किसके रूप में लिखा जा सकता है, किसके रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। तो ये जितनी भी संख्या है दोस्तों, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। तो सर परिमेय संख्या के लिए अब हम बात करें सर, यह योग, व्यकलन, गुणा और भाग में समृद्ध है या नहीं है। तो पहले हम इसकी बात कर ले दोस्तों। चलो दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। परिमेय संख्या के लिए योग की बात करें दोस्तों, परिमेय संख्या किसकी बात करें हम, योग के लिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं और परिमेय संख्या में भी बात करें अपन योग के समृद्ध के नियम के लिए, योग। अब देखो दोस्तों, योग के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान देना। योग की बात करें सर, -2/3 +3/4, सर ऐड करने पर जो आएगा दोस्तों, मैं आपको भिन्न का जोड़, बाकी गुना, भाग भी सिखाऊंगा। अभी फिलहाल देखते जाते हैं। एलसीएम सर 12 आएगा, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो सर 1/12 जो कि P बटे Q है। सर ये योग के लिए भी क्या है, समृद्ध है या नहीं है दोस्तों। तो सर योग के अलावा जोड़ने पे योग सर अगर व्याकरण की बात करें तो ध्यान से देखना दोस्तों, 5/7 -1/4, तो दोस्तों एलसीएम 28 आएगा। लेसर में से लेना भी सिखाएंगे आपको, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो 5 चौक 20, -4 के पारे में 28, 7 बार में 7, तो कितना हो गया दोस्तों, 13/28। तो सर ये व्याकरण के अंतर्गत भी क्या है, समृद्ध है। सर व्याकरण के बाद अगर बात करें हम गुना की, गुना में देखिए दोस्तों, 3/4 गुना 5/6, तो सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 एकम 5/8 जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई -4/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 2/5, ये भी एक गुण अंतर्गत है। और गुना के बाद अगर हम बात करें दोस्तों भाग के लिए, अभी दोस्तों 3 में अगर 8 का भाग दूंगा, 3/8 क्या आएगी दोस्तों, परिमेय संख्या P बटे Q। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों इस चीज को। और अगर मैं 1/2 में भाग दे दूं 1/4 का दोस्तों, तो आपको पता है भाग के लिए गुना का चिन्ह लगाना होता है और संख्या उलट जाती है। तो ये हो गया 4/1, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम निष्कर्ष यह निकालते हैं दोस्तों कि जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी क्या है, परिमेय संख्या है, वो सभी संख्या योग, व्याकलन, गुणा और भाग, इन तीनों तीनों योग के लिए क्या है, ये समृद्ध है। क्लियर दोस्तों। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो देखे दोस्तों, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, गिनती की वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या, गिनती की वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है दोस्तों, पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद हमारे परिमेय संख्या पे, परिमेय वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जहां पे बताया नीचे वाला मान Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह परिभाषित नहीं है। आते हैं दोस्तों, जो हमने नेक्स्ट अगले जो हमें नेक्स्ट पढ़ा था हमने, मैंने कहा पूर्ण संख्या जो है योग और गुणन के लिए समृद्ध है, जबकि भाग और व्याकलन के लिए समृद्ध नहीं है। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या योग, व्याकलन और गुणन के लिए समृद्ध है, जबकि ये भाग के लिए समृद्ध नहीं है। उसके बाद हमने ये पढ़ा दोस्तों कि जब हम स्टार्ट करते हैं अपना कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए हमने पढ़ा दोस्तों ये योग, व्याकलन, गुणा और भाग सभी के लिए क्या है दोस्तों, ये समृद्ध है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं है। चलते हैं हम आगे परिमेय संख्या के बारे में और जानकारी लेते हुए थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में और क्या क्या कहा जा सकता है। तो सर कुछ नियम है हमारे पास में, हमारे पास में क्या है, कुछ नियम है।
सर एक नियम हमने पढ़ा था पहले, क्रम विनिमयता का नियम। किसका नियम पढ़ा था हमने दोस्तों? क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम, तो सर क्रम विनिमयता का नियम किस किस के लिए लागू और किस किस के लिए लागू नहीं है? तो सर क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, हम ये चीजें पढ़ चुकी हैं पहले। तो हम पहले आते हैं भाई हम क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है दोस्तों? अगर संख्याओं के स्थान को परिवर्तन कर दिया जाए, क्या किया जाए? संख्याओं के स्थान को परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है? क्रम विनिमय का नियम कहलाती है। अगर हम बात करते हैं क्रम विनिमय के नियम की, तो ध्यान से देखना दोस्तों, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनने। ध्यान देना दोस्तों, क्रम विनिमयता का नियम। देखो दोस्तों, क्रम विनिमय क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्रम विनिमय, देखो कोई अगर a प्लस बी के रूप में है और उसे भी b प्लस ए के रूप में लिखा जा सकता है, तो क्रम विनिमय होता है। क्लियर दोस्तों? तो क्रम विनिमय का नियम किसके लिए दोस्तों? पूर्ण संख्या के लिए। पहले किसके लिए दोस्तों? पूर्ण संख्या के लिए। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं 0+3 करूं और अगर मैं 3+0 कर दूं तो भी 3 ही आएगा। सर मैं अगर 1+3 करूं तो भी 4 आएगा, और सर अगर मैं 4+1 करूं तो भी ये, सॉरी 3+1 करूं तो भी ये क्या आएगा? 4 आएगा। तो सर क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, पूर्ण संख्या क्रम विनिमय का नियम को लागू करता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद में अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या की। किसकी बात करें दोस्तों? पूर्णांक संख्या की। तो देखो ध्यान से दोस्तों, पूर्णांक संख्या, अच्छा क्रम विनिमय किसके लिए दोस्तों? योग के लिए। किसके लिए दोस्तों? योग के लिए। तो देखो देखो पूर्णांक संख्या, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों ध्यान से, मैंने कहा -3+2 जो कि -1 है, और मैं कह दूं 2 प्लस -3 जो कि क्या है? -1 है। अगर मैं कह दूं दोस्तों -4 में जोड़ना है -3 को, तो -7 आएंगे। और अगर मैं कह दूं -3 में जोड़ना है -4 को, तो भी क्या आएंगे दोस्तों? -7 आएंगे। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि पूर्णांक संख्या भी किसका नियम का पालन करती है? क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। अगर हम बात करें दोस्तों पूर्णांक संख्या, देखो हमने जो पढ़ा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करें दोस्तों? परिमेय संख्या की। तो देखो दोस्तों, अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं, परिमेय संख्या, सर परिमेय संख्या क्या होती है? सर जिसे p/q के रूप में, जैसे 5/8 में अगर मैं 1/2 को जोड़ूं तो एलसीएम 4 आएगा। 2 चौक 8, तो 5 प्लस 2 के पारे में 4 दो बार में, तो 2, सॉरी एलसीएम 8 आ जाएगा दोस्तों। तो 5 2 के पारे में 8, कितनी बार में? 4 बार में, तो ये आ गया हमारे पास में 9/8। और अगर सर मैं 1/2 में 5/8 को जोड़ दूं दोस्तों, तो ये हमारा एलसीएम 8 ही आएगा। 2 के पारे 8 4 बार में, 8 के पारे 8 एक बार में, तो 5 और 4 कितने हो गए? 9/8। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या भी किसका? क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? योग के अंतर्गत। अगर हम बात करते दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं योग के अंतर्गत, अब बात करते हैं हम व्याकलन। किसके लिए? व्याकलन के लिए बात करते हैं दोस्तों, क्रम विनिमय लागू होता है या नहीं होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम व्याकलन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, व्याकलन के लिए बात करें दोस्तों, व्याकलन में भी सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? पूर्ण संख्या की। तो आपको पता है दोस्तों 3 - 1 कितना होता है दोस्तों? 2। और 1 - 3 कितना होता है दोस्तों? -2, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण संख्या किसका? व्याकलन के नियम का पालन नहीं करती है, व्याकलन के क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अब हम बात करें पूर्ण संख्या के बाद, जो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो पूर्ण संख्या के बाद में हमारी बात बारी आती है किसकी? पूर्णांक संख्या की। अगर पूर्णांक संख्या बात करें तो दोस्तों -4 में से -3 को घटाना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? -4 माइनस माइनस प्लस का 3 -1, सही है दोस्तों। और अगर मैं बात, ये पूर्ण संख्या है, और -3 में अगर
4 को माइनस कर दिया दोस्तों तो -3 -4 कितना हो गया दोस्तों -7। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो मतलब ये है कि व्यक्लन जो है ना सर, क्या पूर्णांक संख्या जो है वो क्या है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करेगी क्या? क्या क्रम विनिमय का नियम पालन करेगी कि नहीं करेंगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि दोनों मान आपस में क्या है, बराबर नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्लन क्या है, पूर्णांक संख्या के लिए क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या हो गई दोस्तों, पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करते हैं हम दोस्तों किसकी, परिमेय संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या की। तो देखो दोस्तों, परिमेय संख्या के लिए व्यक्लन दोस्तों देखो, 3/4 -1/2। तो सर एलसीएम 4 आएगा, 3 दो परिम 4 दो बार में, तो 2 3 में से 2 गया तो 1/4। और सर अगर 1/2 में से 3/4 को घटाएं तो सर एलसीएम 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 -3 -1/4। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है क्या दोस्तों? दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि परिमेय संख्या भी क्या करती है, व्यक्लन के नियम का पालन नहीं करती है, क्रम विनिमय, व्यक्लन के क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करती है। तो निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों कि योग जो होती है वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, तो योग जो होती है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। क्लियर दोस्तों? अब यहां तक तो आ गया हमारे पास में। क्लियर है? योग के बारे में अपने व्याकरण पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गुना की, और इसके बाद बात करते हैं हम भाग की। क्लियर दोस्तों? देखो दोस्तों, अगर मैं गुना की बात करूं, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं गुना की बात करूं, अगर मैं गुना की बात करूं दोस्तों, और वो भी किसके लिए, पहले सर पूर्ण संख्या के लिए। किसके लिए सर? पूर्ण संख्या के लिए। तो सर 1 × 3 करूंगा तो भी 3 आएगा, और 3 × 1 करूंगा तो भी 3 आएगा। तो सर अगर मैं 5 × 15 करूं तो भी 75 आएगा सर, और 15 × 5 करूं तो भी क्या आएगा, 75 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर पूर्ण संख्या जो है, कौन संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या जो है वो गुना के क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? गुना क्या करती है, पूर्ण संख्या, सॉरी गुना जो है वो क्या करती है, गुणन के क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। अगर मैं गुना के बाद बात करूं, अगर दोस्तों गुना की में अगर मैं प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या, क्या हो गई। अब मैं अगर पूर्णांक संख्या की बात करूं दोस्तों, जो पूर्णांक संख्या है दोस्तों, जैसे -3 × 2 करेंगे तो हमें -6 मिलेगा, और अगर मैं 2 × -3 करूंगा तो भी -6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। यस और नो दोस्तों? अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्णांक संख्या भी किसका, गुणन के क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। पूर्णांक के बाद जो अपने पास में आता है वो आता है दोस्तों परिमेय संख्या। क्या आता है दोस्तों, परिमेय संख्या। क्योंकि अभी हमने 3 संख्या के बारे में ही पढ़ा है। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं दोस्तों, 3/5 इंटू 1/4 कर दूं तो 3/20 हो गया दोस्तों। और अगर मैं 1/4 इंटू 3/5 कर दूं दोस्तों तो 3/20 हो गया दोस्तों। क्या ये बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है सर। तो यह क्या करेगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो परिमेय संख्या है ना, वह किसका, गुणन के क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। अब हम बात करते दोस्तों भाग। किसकी बात करते हैं हम दोस्तों, भाग की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम भाग की बात कर ले, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं भाग की बात करूं दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, भाग की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो निष्कर्ष निकल के आया, ध्यान सुनना दोस्तों, भाग जो निकला, तो भाग अगर मैं पूर्ण संख्या के लिए बात करूं, पूर्ण संख्या के लिए, तो सर अगर मैं 4 में 2 का भाग दूं तो 2 आएगा, और सर मैं 2 में भाग दूं 4 का, सर 1/2 आएगा। मतलब ये बराबर है क्या दोस्तों? ये बराबर नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्या जो है भाग के क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। क्लियर दोस्तों यहां तक? अब आगे हम आते हैं, ध्यान से दोस्तों, ध्यान लेंगे हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट है। पूर्ण संख्या के बाद बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें तो ध्यान देना दोस्तों, मैं -8 में भाग दे दूं -2 की तो हमें 4 मिलेगा,
और यही -2 में भाग देना पड़े -8 का, तो हमें 1/4 मिलेगा। तो क्या दोस्तों दोनों मान बराबर हैं क्या? बराबर है क्या दोनों मान? अगर दोनों मान बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो पूर्णांक संख्या है वह किसका, भाग के क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। तो वैसे ही अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, परिमेय संख्या की। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं, ध्यान दो, 3/5 में भाग देना है 1/4 का। तो दोस्तों सॉल्व करने का तरीका है 3/5 भाग को गुना में बदलो और ये संख्या उलट कर दो, मतलब 4 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो गया दोस्तों 12/5। सही है दोस्तों। और यहीं पे अगर मैं 1/4 में भाग दूं 3/5 का दोस्तों, तो ध्यान देना 1/4 गुना ये 5/3, तो ये हो गया दोस्तों 5/12। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर हैं क्या दोस्तों? ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या भी किसके, भाग के क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करती है। तो इसका मतलब ये निकला दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, तो शॉर्ट हैंड में एक निष्कर्ष लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निष्कर्ष लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, देखना दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या, यहां लिख लेते हैं हम पूर्णांक संख्या, और यहां पे लिख लेते हैं हम परिमेय संख्या। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद में क्रम विनिमय में जो हमने पढ़ा है, ध्यान देना दोस्तों, यहां पे हम पढ़ते हैं योग, उसके बाद हमने पढ़ा व्यकलन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा गुना, और जो लास्ट पढ़ा हमने दोस्तों वो पढ़ा हमने भाग। ठीक है दोस्तों, अब हम टिक करते हुए चलते हैं, ध्यान देना दोस्तों। पूर्ण संख्या योग के लिए लागू होता है, पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय और परिमेय संख्या भी लागू करता है। व्यकलन के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो व्यकलन के लिए ये लागू नहीं करता है। कौन? पूर्ण संख्या लागू नहीं करता है। पूर्णांक संख्या व्यकलन के क्रम विनिमय का नियम लागू करता है या नहीं करता है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, व्यकलन का नियम लागू करता है या नहीं करता है। देखो दोस्तों, व्यकलन के लिए ये लागू नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये भी बराबर नहीं है दोस्तों, पूर्णांक संख्या भी, और परिमेय संख्या भी बराबर नहीं है। मतलब कोई भी मान आपस में बराबर नहीं हुआ था व्यकलन के लिए। हमें अगर मैंने बता दिया होगा तो एक बार ध्यान दे देना दोस्तों, कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है, तो व्यकलन के लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी मान लागू नहीं होता है, व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है दोस्तों। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो व्यकलन किसी भी चीज के लिए लागू नहीं होता। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसके लिए बात करते हैं हम दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पेज था हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, हम व्यकलन के लिए कोई भी क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। अगर मैं गुना की बात करूं, अगर मैं गुना की बात करूं दोस्तों, तो गुना के लिए हमने पढ़ा था कि ये लागू होता है, पूर्णांक संख्या भी लागू होता है, और परिमेय संख्या भी क्या होता है, लागू होता है। और अगर मैं भाग की बात करूं दोस्तों, अगर मैं भाग की बात करूं, तो भाग के लिए भी लागू नहीं होता है, पूर्णांक के लिए भी लागू नहीं होता है, और किसके लिए भी भाई दोस्तों, परिमेय संख्या के लिए भी लागू नहीं होता है। इसका मतलब जो है दोस्तों, क्रम विनिमय का नियम जो है दोनों के लिए, पूर्णांक, परिमेय और प्राकृत संख्या के लिए, तीनों के लिए कब लागू होता है दोस्तों, ये योग के लिए और गुना के लिए, जबकि व्यकलन और भाग के लिए यह लागू नहीं होता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो सारी चीजें ये डिस्कस कर चुके हैं हम, या आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद में हम आगे जो आएंगे वो सहचारिता के नियम के बारे में बात करेंगे। सहचारिता नियम क्या है, नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या सहचारिता का नियम योग के लिए, गुना के लिए और व्यकलन के लिए और किसके लिए, भाग के लिए।
ठीक है, और वो भी किन संख्याओं में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इनमें लागू होता है या नहीं होता है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।